और वॉल्केनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, वॉल्केनो के बारे में हमने आज तक क्या पढ़ा है। वॉल्केनो के बारे में हमने आज तक क्या पढ़ा है। वॉल्केनो के बारे में हमने एक चीज़ आज तक पढ़ी है कि भाई हाँ, जहाँ पर भी आपकी सबडक्शन हो रही है और प्लेट नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, वहाँ पर जाके आपकी प्लेट क्या होती है, मेल्ट करती है, और वहाँ पर आपका मेंटल में जाके आपकी प्लेट मेल्ट करती है और वो कहीं और से ब्रेक्स में से निकल के रॉक को काट के अपनी जगह बनाती है और किसी जगह पे वॉल्केनो की तरह आपको इरप्शन उसका देखने को मिलता है। ठीक है, आप देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि वॉल्केनो है तो उसका लोकेशन कहाँ पर होगा, जैसे अभी आपको बताया है ना कि उसका लोकेशन कहाँ होगा, तो एक आपने देखा था वो रिंग ऑफ फायर है ना, वो वाला भी आप इस आंसर में लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि वॉल्केनिज्म पूछा है, रिंग ऑफ फायर पूछा है, तो आप प्लेट से उसको समझा सकते थे कि भाई रिंग ऑफ फायर वाली जहां पर जगह है वहां पे एक बड़ी पैसिफिक प्लेट है और छोटी छोटी आपको फिलीपींस प्लेट है जैसे, है ना, और जावा के पास एक वो कुरिल वाली एक ट्रेंच के आसपास एक प्लेट थी, उसको लिख सकते थे। ठीक है, उधर एक मतलब छोटी छोटी जो प्लेट्स हैं, ठीक है, उनको आप एक्सप्लेन कर सकते थे कि भाई यहाँ छोटी छोटी प्लेट्स के मार्जिन हैं और वो पैसिफिक ओशन वाली प्लेट के साथ जो है इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको वॉल्केनिज्म का फिनोमिना देखने को मिल रहा है। ऐसे ही लिखना था, ऐसे ही लिखना चाहिए मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आप एक बारी देखो जरा, वापस से हम प्लेट वाली जगह देखते हैं कि दुनिया में कौन कौन सी प्लेट थी। ठीक है, तो एक बारी आप वापस से देखो, वहां पर लिखा था यूरेशियन प्लेट, नीचे एक प्लेट है जिसका नाम है सुंडा प्लेट। अब ये सुंडा प्लेट देखो कहां पर है, फिलीपींस प्लेट के साथ में, वहां पे एक सुंडा स्ट्रेट है। ठीक है, मैं बड़ा करके दिखाता हूं आपको, वो देखो राइट हैंड साइड में दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है सुंडा स्ट्रेट, दिख रहा है फिलीपींस के नीचे। ठीक है, तो वहां पर एक स्ट्रेट भी है जिसका नाम है सुंडा स्ट्रेट, पर वो हम थोड़ी देर के बाद जब मैं आपको स्ट्रेट्स करवाऊंगा ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तब हम देखेंगे। तो वो एक जगह है सुंडा स्ट्रेट, और वहां पर एक प्लेट है जिसको बोलते हैं छोटी प्लेट, सुंडा प्लेट, ऊपर फिलीपीन प्लेट, नीचे ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, करेबियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो जहां जहां पर भी इन प्लेट्स के मार्जिन है वहां पर आपको क्या देखने को मिल सकता है, वॉल्केनिज्म। ठीक है, जहां जहां पर इन प्लेट्स के मार्जिन है वहां पर आपको वॉल्केनिज्म देखने को मिल सकता है। सारी जगह नहीं मिलेगा, सारी जगह नहीं मिलेगा। अब जैसे वो इंडियन प्लेट और वहां पर है, अब आपको यहाँ थोड़ी मिलता है वॉल्केनिज्म, अभी यहाँ पर भी ये प्लेट की बाउंड्री है पर यहाँ नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है, कहने का इससे मतलब क्या पता चलता है, इससे ये मतलब पता चलता है कि दो हम ये बोल रहे हैं कि जहां पे मार्जिन्स एक दूसरे को टकराएंगी, मतलब प्लेट आपस में एक दूसरे के साथ टच हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जहां पर वो एक दूसरे को टच हो रही है वहीं पर कोई सबडक्शन जोन बन रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। जहां प्लेट एक दूसरे के साथ टच होती हुई आपको यहाँ दिख रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहीं पर आपका सबडक्शन जोन है कहीं, या उसी के नीचे आपकी कोई राइजिंग लिम्ब एक्टिव है जो कि मैग्मा को ऊपर की तरफ पुश करेगी। ठीक है, ऐसा भी नहीं है ना। तो वर्ल्ड में कुछ लोकेशन होंगी ना जहां पर ये वाली चीज ज्यादा एक्टिव है, तो उस हिसाब से आपको वो लोकेशन मिली है जहां पर आपको ज्यादा वॉल्केनोस देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही है ना, जैसे वो रिंग ऑफ फायर, तो वो पूरा पैसिफिक प्लेट वाली जो जगह थी वहां पर आपको ये वाली जो राइजिंग लिम्ब है जिसकी वजह से मेंटल से वो मैग्मा बाहर की तरफ आता है ना, तो वो उस जगह पे आपको देखने को इसलिए मिलता है। ठीक है, अब देखो एक चीज आपकी एनसीईआरटी में दी होगी कि आपकी जो ओशनिक क्रस्ट होती है और एक क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, तो ओशनिक क्रस्ट आपकी किससे बनी होती है, बेसाल्ट से। ठीक है, आपके उसमें लिखा होगा बुक में कि ओशनिक क्रस्ट जो होती है वो बेसाल्टिक रॉक से बनी होती है, और जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो एंडासाइटिक रॉक से बनी होती है। ठीक है, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट आपकी जो होती है वो बेसाल्टिक रॉक से बनी होती है, और आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो किससे बनी होती है, एंडासाइटिक रॉक से। ठीक है, एंडासाइटिक रॉक और बेसाल्टिक रॉक। ठीक है, और वही रॉक जब मेल्ट हो जाएगी तो आप क्या बोलोगे, वो एंडासाइटिक मैग्मा है या लावा है, या फिर बेसाल्टिक लावा और मैग्मा है। उसी हिसाब से जो है वो उसमें डिफरेंशिएशन बन जाता है कि वो एसिडिक लावा है या मैग्मा है या फिर वो बेसिक है। ठीक है, उस हिसाब के उसके फ्लो में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो वही वाली चीज हम अब आगे चल के देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले आप एक चीज देखो, ठीक है, ये आपको एक अलग अलग टाइप की फोटो दिखा रहा है। कोई मैं एक फोटो उठाता हूं, ये लो, ये वाली फोटो उठाते हैं। ठीक है, इसको हम बड़ा करते हैं। डायग्राम क्या शो करना चाह रही है,
वॉल्केनो क्या करेगा, दो टाइप के लैंडफॉर्म बनाएगा, क्या, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, ठीक है। वॉल्केनो बनाएगा दो टाइप के लैंडफॉर्म्स, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म वो होंगे जो अर्थ की सरफेस के नीचे बनेंगे, वो क्या कहलाएंगे, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। और जो बाहर की तरफ बनाएगा अर्थ के सरफेस के बाहर, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, ठीक है। अभी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को समझने के लिए उसमें अलग अलग चीजों के नाम दिए हैं, ठीक है। जैसे आप नीचे देखो, नीचे एक बड़ा सा रिजर्वायर है जो जिसमें आपके मैग्मा है, ठीक है। जैसे ये वाला जगह दिख रही है आपको, है ना, ये क्या है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारा कोई मोल्टन मैग्मा लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारा मोल्टन मैग्मा लोकेटेड है, ठीक है। तो उस जगह को देखो, उन्होंने नीचे लिखा हुआ है बैथोलिथ लिखा हुआ है, ठीक है। क्या नीचे लिखा है, बैथोलिथ, ठीक है। ये यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, ये यहाँ लिखा है इसके नीचे, ठीक है, बैथोलिथ। अभी हम एनसीईआरटी में उसको मार्क करेंगे, ठीक है। तो एक चीज है, जैसे क्या लिखा है, बैथोलिथ। अभी आप सिर्फ टर्म्स से जो है फेमिलियर हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ये सवाल आपको आना है, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल आएगा आपको, इधर यूपीएससी में नहीं आएगा तो कहीं तो आएगा, पर ये फेवरेट सवाल है और ये पूछने वाला सवाल है, और ये आप गलत भी कर दोगे, मुझे पता है, क्योंकि उसमें आपको भूल जाएगा कि कौन सा लोकोलिथ है, कौन सा लेपोलिथ है, ठीक है। तो वो आप उसके भूलने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। तो आप एक बार ही देखो, फिर इससे आप ऊपर की तरफ चलो तो एक तो आपको दिख रहा है जो माउंटेन है, और उसका क्या है, ये क्या है, माउंटेन, है ना। और ये माउंटेन का क्या है, ऊपर से कोन, वॉल्केनिक कोन, है ना। तो इसको नीचे से ये पाइप की तरह ऊपर जो मैग्मा है उसका सप्लाई हो रहा है, उसी हिसाब से जहां पर आपको माउंटेन दिखेगी, उसका मतलब क्या है, उसके नीचे कहीं पर ऐसा बैथोलिथ जैसी कोई जगह होगी, एक रिजर्वायर मैग्मा का, जहां से ऊपर उसको फ्लो मिल रहा है, ऐसा ही होगा, ठीक है, ठीक है। आप देखो, एक लैंडफॉर्म है जिसको बोलते हैं सिल वो है जो एकदम हॉरिजॉन्टल है जो हॉरिजॉन्टल आपको लैंडफॉर्म जैसा ये क्रिएट कर रहा है मैग्मा। अब ये क्रिएट कैसे कर रहा है, आप समझो ये क्या कहने का मतलब है। ये नीचे तो आपका देखो, यहाँ पे तो आप मानो मेंटल वाली जगह है, और नीचे तो आपका लिक्विड है ना। अभी लिक्विड से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो लिथोस्फेयर तो आपका क्या है, सॉलिड है। तो लिथोस्फेयर सॉलिड है, तो उसके बीच में से उसको रॉक्स को काट के अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, है ना। रॉक्स को काट के वो अपना रास्ता बनाएगी। तो ये देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये रॉक्स है ना। और उस हिसाब से उसको जहां जहां जैसा जैसा रास्ता मिल रहा है, और जिस हिसाब से वो वहां पे लैंडफॉर्म बना रहा है, उस हिसाब से उसका नाम पड़ा है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल वाले, उनका नाम क्या है, सिल, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल वाले, उनका नाम क्या है, सिल, ठीक है। वैसे ही आपको एक वो वर्टिकल जैसे वहां पर दिखेंगे, जिसका नाम क्या है, डाइक, ठीक है। एक वहां पर आपको वर्टिकल जैसे दिखेंगे, जिनका नाम क्या है, डाइक। वैसे ही वहां पर आपको एक सॉसर शेप जैसा दिख रहा है, जिसका नाम क्या है, लेकोलिथ, ठीक है। अभी यहाँ पर और सारे जो हैं उनके नाम नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो आप अपना एनसीईआरटी खोलो, वहां पर और ज्यादा नाम दिए होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी खोलो, आप पेज नंबर आ जाओ, आप पेज नंबर 27 पे। किस पे, पेज नंबर 27 पे। मैंने बोला था आपको एनसीईआरटी साथ में रखना है ना। एनसीईआरटी जो है वो आप साथ में रखो, क्योंकि मेरे पास कोई बुक नहीं है ना यहाँ पे आपको बताने के लिए, तो एनसीईआरटी आप साथ में रखना, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो करो थोड़ा अरेंज, आगे पीछे बैठो यार, ठीक है, बैठो। पेज नंबर 27 खोलो, वहां लिखा है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, और सबसे पहले लिखा है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। तो मैं रीड कर रहा हूं, आप एक बार उसको मार्क करते रहना, ठीक है। द लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शंस ऑन कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्नियस रॉक्स। तो ये इग्नियस रॉक ही बनाएगा। आपको पता है वॉल्केनो से बनने वाली जो रॉक्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो पहली लाइन आपको एक्सप्लेन हो गई। द कूलिंग में टेक प्लेस इधर ऑन रीचिंग द सरफेस और ऑल्सो वाइल द लावा इज स्टिल इन द क्रस्टल पोर्शन। मतलब अगर यहाँ तो कूलिंग हो सकती है इसकी सरफेस के ऊपर आ जाए, या सरफेस के नीचे रहकर भी क्या हो सकता है, इसकी कूलिंग हो सकती है और रॉक की फॉर्मेशन कर सकता है, यही लिख रहा है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द रॉक लावा, igneous rocks are classified as volcanic rocks cooling at the surface and plutonic rocks cooling in the crust, ठीक है। तो वो रॉक जो है जो कि सरफेस के ऊपर जाके कूल होंगी वो क्या कहलाएंगी, वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है। और वही रॉक्स जो नीचे सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे कूल हो जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। The lava that cools within the crustal portion assumes different forms. These forms are called intrusive forms. Some of the forms are shown in figure 3.5. तो इस figure 3.5 को अगर आप देखोगे, नीचे वाली फिगर को, तो ये फिगर इससे ज्यादा अच्छी है ना। तो आप इस फिगर को देखोगे तो पहले तो आप देखो जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है जो नीचे दिख रहे हैं, तो उसमें आप नीचे देखो एक बैथोलिथ लिखा है
बैथोलिथ लिखा है। बैथोलिथ के आप ऊपर आओगे तो आपको डाइक लिखा है, फिर आपको सिल लिखा है, फिर लेकोलिथ लिखा है, फिर आप देखोगे कि लेकोलिथ, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हैं। फिर आप वही सरफेस की अगर आप ऊपर देखोगे ना तो क्या है, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ये क्या है, इंट्रूसिव। तो एक्सट्रूसिव में आपको वॉल्केनो के टाइप बता रहा है, ठीक है, कि क्या क्या टाइप के, अलग अलग टाइप के वॉल्केनो होते हैं। जैसे अलग अलग टाइप के वॉल्केनो में से एक का नाम वहां लिखा है कंपोजिट वॉल्केनो, लिखा है, एक का नाम क्या लिखा है, कंपोजिट वॉल्केनो, एक का नाम लिखा है सिंडर कोल वॉल्केनो, ठीक है। फिर एक जगह लिखा है आपका लावा प्लेट्यू, ठीक है। तो लावा प्लेट्यू भी ऐसे ही डेवलप होगा जहां पे नीचे कोई सप्लाई करने के लिए आपका बड़ा बैथोलिथ होगा, ठीक है, जहां पर आपका नीचे मोल्टन मैग्मा लोकेटेड होगा और वो ऊपर आ पा रहा है, वहीं पर आपका लावा प्लेट्यू भी बनेगा, ठीक है। तो लावा प्लेट्यू। फिर एक जगह लिखा है एश कोन विद वॉल्केनिक डोम, फिर एक जगह लिखा है वॉल्केनिक रॉक, वॉल्केनिक नेक विद रेडिएटिंग डाइक्स। ठीक है। और फिर एक जगह आपका लिखा है कैल्डेरा विद सिंडर कोन ऑन फ्लोर। अभी ये कैल्डेरा क्या होता है, सिंडर कोन क्या होता है, हम सारी चीजें फोटो से समझने की कोशिश करेंगे, कौन से में कौन से हिसाब का मैग्मा निकल रहा है और उसका इरप्शन कैसा है, ठीक है। कोई वॉल्केनो होगा जिसका इरप्शन वायलेंट इरप्शन होता है, ठीक है, किसी किसी वॉल्केनो का इरप्शन क्या होता है, वायलेंट इरप्शन, और किसी किसी वॉल्केनो का इरप्शन क्या होता है, बड़ा स्मूथ होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, हो गया डायग्राम समझ आ गई, आपने देखा होगा कभी कभी नेट जियो पे कुछ कुछ लोग होते हैं, वॉल्केनो हो रहा होता है इससे धीरे धीरे उसकी फोटो भी ले रहे होते हैं, है ना, ठीक है। और कुछ कुछ वॉल्केनो ऐसे होते हैं तो जो आप बहुत जूम करके दूर से ही आप देखते हो कि वॉल्केनो आने वाला है, पूरी सिटी खाली करवा देते हैं, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि अलग अलग टाइप के फ्लोर के, मतलब जो उसका फ्लो है उस पर डिपेंड करता है कि वो, मतलब उसका इरप्शन किस हिसाब का है, ठीक है, कि वो वायलेंट है या फिर वो स्मूथ है। कभी कभी एक टाइप के जो वॉल्केनो होंगे वो क्या होंगे, स्मूथ, ठीक है। जैसे आपका बेसाल्टिक वाला जो होता है ना, बेसाल्टिक वाला, तो वो क्या होता है, वो ज्यादा जल्दी फ्लो करता है, क्या करता है, बेसाल्टिक वाला जो होता है ना आपका लावा, वो ज्यादा तेज फ्लो करता है, उसका फ्लो क्या होता है, तेज होता है, ठीक है। तो बेसाल्टिक वाला लावा तेज फ्लो करेगा ना तो उसका इरप्शन क्या होगा, उतना वायलेंट नहीं होगा, ठीक है। जो आपका एंडासाइटिक वाला होता है ना, जो आपका जैसे एंडासाइटिक वाला मैग्मा है जो कि कहाँ से निकल रहा है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की रॉक होती है, एंडासाइटिक रॉक, अगर वहां से आपका इरप्शन होगा ना तो वो बहुत ज्यादा वायलेंट इरप्शन होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, विस्कस होता है। विस्कस का मतलब क्या होता है, विस्कस, अगर मैं बोलूँ कोई चीज विस्कस है तो मतलब क्या है, वो ज्यादा मतलब फ्लो करती है या कम फ्लो करती है, कम फ्लो करती है ना। तो एंडासाइटिक वाला जो आपका मैग्मा होगा वो विस्कस होगा, वो फ्लो नहीं करेगा ज्यादा, ठीक है। वो क्या करता है आपका, फ्लो नहीं करता, वो उसका इरप्शन वायलेंट होगा, लेकिन इरप्शन होने के बाद वो पास में ही कहीं पर जाके कूल हो जाएगा, वो दूर तक नहीं जाता है। इसका मतलब एंडासाइटिक वाला जो आपका इरप्शन होगा जहां पर भी, वहां पर आपको दूर रहना पड़ेगा, है ना। तो जो लोग फोटो खींच रहे होते हैं, आपको इतना समझ आना चाहिए वो कौन सा वाला इरप्शन होता है, बेसाल्टिक वाला, ठीक है। वो कौन सा वाला होता है, बेसाल्टिक वाला। और मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, ये बेसाल्टिक वाले ज्यादा ना ओशन के पास होंगे, तो आपने देखा होगा ऐसे फ्लो कर रहे हैं और साथ में ही पानी भी है, ओशन भी है, ठीक है। ओशन में जाके नीचे वो जो है कूल भी हो रहा है, अभी फोटो से हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो वहां पर एनसीईआरटी में लिखा है पहली चीज बैथोलिथ, ठीक है। तो बैथोलिथ के बारे में लिख रहा है, अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट डेवलप्स इनटू द फॉर्म ऑफ अ लार्ज डोम. They appear on the surface only after the denudational process remove the overlying materials. They cover large areas and at times assume depth that may be several kilometers. These are granitic bodies. Batholiths are the cooled portion of magma chamber. ठीक है, तो ये आपको क्या मैं आपको बताता हूँ, देखो ये आपको क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। अभी आपने बैथोलिथ में नीचे एक लाइन पढ़ी, क्या लिखा है, दे आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ द मैग्मा चेंबर, ठीक है। तो जब ये फोटो आपको दिखाई है ना, वहां पर तो जो आपको रेड कलर का दिखाया था ना, उस टाइम वो आपको बताना चाह रहा है कि वो बैथोलिथ का जो एरिया है ना वो एक्टिव है, मतलब उस टाइम वहां पर आपका मैग्मा प्रेजेंट था, ठीक है। ये जो ऊपर इसने इतनी सारी चीजें बोली है ना, वो कहने का क्या मतलब है, मैंने आपको एक बार ही बताया था कि रॉक साइकिल होता है, और रॉक साइकिल में क्या होता है, इग्नियस रॉक जो होती है वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होती है, फिर सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है। वैसे ही क्या कहना चाह रहा है, एक टाइम होगा जब आपका बैथोलिथ क्या होगा, एक्टिव स्टेज में होगा, ठीक है। इसका मतलब वहां पर आपका सारी चीजें हैं। अब आप देखो एक टाइम ऐसा है कि नीचे जहां से बैथोलिथ को सारी चीजें सप्लाई हो रही थी, ठीक है, बैथोलिथ भी अपनी उसको भी कहीं से सप्लाई हो रहा है ना, जहां से वो
मोल्टन मटेरियल बैथोलिथ को सप्लाई हो रहा था वो भी चला गया और बैथोलिथ भी क्या हो गया, ठंडा हो गया, तो वो क्या करेगा, कूल हो जाएगा, और कूल हो जाएगा तो ये बाकी सारी चीजें जो है सिल डाइक वगैरह उसकी तरह वो क्या रॉक की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन कौन सी रॉक होगी, ग्रेनाइटिक रॉक। और वो ग्रेनाइटिक रॉक क्यों होगी, क्योंकि ग्रेनाइटिक रॉक आपकी क्या होती है, इग्नियस रॉक होती है। उस दिन मैंने बताया था ना आपको एक क्लास में कि ग्रेनाइटिक रॉक क्या होती है, इग्नियस रॉक होती है, ठीक है। वैसे मार्बल बताया था आपको क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक। फिर ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, ये आपको कब दिखेंगे, जब आपके सरफेस का वेदरिंग होगी, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, ये इतना नीचे डेप्थ में बना था, ये इतना नीचे डेप्थ में बना था, लेकिन ड्यू टू द इरोजनल प्रोसेस, वो कुछ भी हो सकता है, रिवर का, विंड का, किसी भी वजह से अगर इतना ज्यादा इरोजन हो जाए कि ऊपर वाली सारी लेयर्स जो है उनका इरोजन हो जाए, तो आपको सरफेस के ऊपर जो है ये डोम लाइक चीज दिखने को मिल जाती है, जो कि एक्चुअल में क्या होता है, बैथोलिथ, जो कि एक टाइम पे आपका लावा चैम्बर रहा होगा, जो कि आज कूल होकर आपको बैथोलिथ रॉक की तरह दिख रहा है, जो कि ग्रेनाइट की बनी हुई है। बात समझ आई, पक्का, कोई डाउट, ठीक है। नीचे देखो, सेकंड लिखा है लेकोलिथ, ठीक है, LACOLITHS, लेकोलिथ। दे आर लार्ज डोम शेप्ड intrusive bodies with a level base and connected by a pipe like conduit from below. It resembles the surface volcanic domes of composite volcano, only these are located at deeper depths. They can be regarded as the localized source of lava that find its way to the surface. Karnataka plateau is spotted with domal hills of granitic rocks. Most of these now exfoliated are examples of laccoliths and batholiths. आप पीछे जरा फोटो देखो और वहां पर पीछे फोटो देखो और वहां पर आपका लेकोलिथ बना हुआ है, पीछे फोटो देखो, ये लेकोलिथ बना हुआ है, लेकोलिथ बना है, तो लेकोलिथ का ऐसा है, इसका देखो आप शेप कैसा है, ऐसा है, इसकी शेप ऐसी है, मतलब आप इन्वर्टेड, आप क्या बोलो, स्पून, जैसे आपका स्पून होता है उसको आप उल्टा करके रखो, ठीक है। अगर आप अपने स्पून को उल्टा करके रखोगे तो उसकी जो बाहर वाली साइड होती है उसकी तरह आपको क्या दिखता है, ये लेकोलिथ दिखता है, ठीक है। बात समझ आ गई। तो बस आपको इसका ये याद रखना है कि किसका क्या शेप है, शेप से ही सवाल आता है, ठीक है, किसका क्या शेप है उस हिसाब से इसका सवाल बनता है। और फिर यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हैं कि कर्नाटका में आपको देखने को मिलता है, ये देखेंगे जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तब जब डेक्कन प्लेट्यू में आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये चीज बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिख रहा है लेपोलिथ, फेकोलिथ एंड सिल्स, और लास्ट में आपका डाइक है, एक बार ही पढ़ते हैं। एज एंड व्हेन द लावा मूव्स अपवर्ड, a portion of the same may tend to move in a horizontal direction whereas it finds a weak plane, ठीक है। It may get rested in different forms. In case it develops into a saucer shape concave to the sky, it is called lepolith. It is called lepolith. मतलब जो आपका लेकोलिथ था उसका क्या है, ये उल्टा, उल्टा क्या है, लेपोलिथ है ना, मतलब ये ऐसे ऐसे है ना, सॉसर शेप, ऐसा ही है, ऐसा ही कहना है, सॉसर शेप। तो आप उसको मार्क कर लो, इट डेवलप्स इनटू अ सॉसर शेप। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि सॉसर शेप वाला जो होता है वो कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, लेपोलिथ है, ठीक है। यहां से सिर्फ शेप का ही जो है सवाल बनता है, ठीक है। A wavy mass of intrusive rocks at times is found at the base of the synclines or at the top of anti-syncline in folded igneous country. Such wavy materials have a definite conduit to source beneath in the form of the magma chambers. These are called फेकोलिथ। अभी फेकोलिथ का यहाँ पर आपको फोटो दिखाता हूँ, उस वाली फोटो में आपको फेकोलिथ दिख रहा है, ये फेकोलिथ ऐसा वेवी है, वेवी लिखा है ना वहां पर, ये ऐसा चल नहीं रहा क्या, चलो अभी फेकोलिथ दिखाता हूं, आगे पढ़ो। द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड एज सिल और शीट। तो सिल अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ना, और शीट डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। द थिनर वंस आर कॉल्ड शीट्स while the thick horizontal deposits are called sills, ठीक है। और डाइक आपका क्या है, when the lava makes into the way through cracks and the fissures developed into the land, it solidifies almost perpendicular to the ground.
it gets cooled in the same position to develop a wall like structure. Such structures are called dikes. ठीक है, तो क्या है, हॉरिजॉन्टल वाले जो थे आपके वो क्या है, हॉरिजॉन्टल वाले आपके जो हैं वो क्या थे, सिल या फिर शीट, डिपेंडिंग उसकी कितनी थिकनेस है उस हिसाब से वो सिल कहलाएगा या फिर शीट कहलाएगा। और जो आपके वर्टिकल वाले हैं वो क्या है, डाइक। ठीक है, तो ये आपका था फैकोलिथ। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा था ना ऊपर वेवी लाइक लिखा था, सच वेवी मटेरियल्स हैव, ये लिखा था ना, जहां आपने लेपोलिथ देखा उसके नीचे लिखा था फैकोलिथ। और फैकोलिथ क्या है, ऐसा वेवी टाइप का जो आपका लैंडफॉर्म बनेगा वो क्या है, वेवी टाइप का जो लैंडफॉर्म बनेगा वो क्या है, फैकोलिथ। ठीक है, वो क्या है, फैकोलिथ। तो एक बारी वापस से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वापस से रिवाइज करने की, यहाँ देखो अभी पढ़ लिया आपने सब, अभी हमने एक बारी देख लिया। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, क्या होगा, बैथोलिथ है ना। और बैथोलिथ एक्चुअल में क्या होगा, रिजर्वायर किसका, मैग्मा का, जो कि एक टाइम के बाद अगर कूल हो जाए तो सरफेस पे आपको ग्रेनाइटिक रॉक की तरह दिख सकता है और डोम शेप्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, डोम शेप्ड होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या देखा, लेकोलिथ की लेपोलिथ, लेकोलिथ, पहले हमने लेकोलिथ देखा और लेकोलिथ का क्या शेप था, इन्वर्टेड है ना, स्पून, लेकिन उसका कनकेव साइड क्या है, ऊपर है या नीचे है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या देखी, उसके बाद क्या देखी, लेपोलिथ। और लेपोलिथ क्या थी, सॉसर शेप है ना, लेपोलिथ क्या है, सॉसर शेप। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या देखी, फैकोलिथ। और फैकोलिथ क्या, ऐसा वेवी टाइप का जो लैंडफॉर्म आपका क्रिएट होगा वो क्या है, फैकोलिथ। फैकोलिथ के बाद हमने देखा सिल और शीट, जो कि हॉरिजॉन्टल है, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस उसका नाम उसको दिया जाएगा। और लास्ट क्या है आपका, डाइक, और डाइक आपका क्या है, वर्टिकल। ठीक है, बात समझ आ गई, यहां तक सब समझ आ गया। तो ये क्या है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो कि वॉल्केनो की वजह से आपके बनते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो कि वॉल्केनो की वजह से बनते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर ही दिखेगा, जरूरी नहीं है। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कहीं पर ऐसा हो सकता है कि इरोजन हो जाए और आपको ये सरफेस पे भी दिखे। एक आपको, अगर आपको सरफेस पे कोई डोम लाइक ग्रेनाइटिक रॉक दिख रही है तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो बैथोलिथ होगी, ऐसा बता रहा है। जरूरी नहीं है कि आपका कहीं पर ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बना है तो वहां जबरदस्ती इरोजन होगी और बैथोलिथ उठ के ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। नीचे भी रह सकता है, क्या पता सरफेस पे आपको डाइक दिखे, सिल दिखे, फैकोलिथ दिखे। ठीक है, अगर वो सब नहीं दिख रहा है इसका मतलब बैथोलिथ तो नीचे था, इसका मतलब वो सारी चीजें इरोड हो चुकी हैं, है ना। ऊपर वाले ये सारे लैंडफॉर्म क्या है, इरोड हो चुके हैं। अब सिर्फ बैथोलिथ जो नीचे का डोम लाइक स्ट्रक्चर था वो आपको अब सरफेस पे दिख रहा है ग्रेनाइटिक रॉक की तरह। ठीक है, चलो तो अब ये पेज से पहले आ जाओ, पेज नंबर 26 पे, पेज नंबर 26 पे आ जाओ और वहां लिखा है वॉल्केनो एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। उसमें से हमने इंट्रूसिव वाले पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रूसिव। और एक्सट्रूसिव आपने इसी पीछे वाली डायग्राम में देखा कि जहां पर ये नीचे लैंडफॉर्म थे उसी के सरफेस के ऊपर आपके ये वॉल्केनो के टाइप्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं। ठीक है, अभी देखो आप जहां लिखा है वॉल्केनो उसका पहला लाइन पढ़ो, लिखा है वॉल्केनोज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इरप्शन। ठीक है, नेचर ऑफ इरप्शन एंड द फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस। मेजर टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज आर एज फॉलो। ठीक है, तो पहले का नाम है शील्ड वॉल्केनो, सेकंड का नाम है कॉम्पोजिट वॉल्केनो, थर्ड का नाम है कैल्डेरा। और पहले एक बार ही पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ शील्ड वॉल्केनो। यहाँ पे निकालिए, ठीक है, यहाँ निकालिए। ये देखो इस वाली फोटो को देखो, ये वाली फोटो दिख रही है, ये वाली फोटो आपको दिखाना चाहिए टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। ठीक है,
पहला कह रहे हैं सिंडर कोल वॉल्केनो, सेकंड कह रहे हैं कॉम्पोजिट वॉल्केनो, थर्ड कह रहे हैं शील्ड वॉल्केनो और लास्ट है लावा डोम। ठीक है, तो एक बार आप इसकी फोटो देखो, फोटो देखोगे ना तो अगर आप पहला, हम अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, शील्ड वॉल्केनो देखो तो आपको दिख रहा है थर्ड नंबर वाला, क्या है थर्ड नंबर वाला आपका है शील्ड वॉल्केनो। तो आप देखो सभी के नीचे आपको एक मैग्मा चैम्बर दिख रहा है, सभी के नीचे आपको मैग्मा चैम्बर भी दिख रहा है और एक सेंट्रल वेंट भी दिख रहा है जिसके थ्रू आपका मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, दिख रहा है सेंट्रल वेंट, है ना। अभी इसमें एक्चुअल में इरप्शन के हिसाब से और इसकी शेप के हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन से हिसाब का वॉल्केनो है। ठीक है, जैसे आप शील्ड वाला वॉल्केनो देखोगे तो आपको वो सिंडर कोन या फिर कॉम्पोजिट के हिसाब से उसकी साइड्स जो हैं वो स्टीप दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। मतलब स्टीप क्या होता है, सीधी खड़ी है, तो इसकी साइड जो है वो स्टीप है कि नहीं है। शील्ड वॉल्केनो की जो साइड्स हैं वो स्टीप है कि नहीं है, नहीं है ना, स्टीप नहीं है। स्टीप किसकी है, आप देखो सिंडर कोन की है और कॉम्पोजिट की है, जबकि शील्ड वॉल्केनो की जो साइड्स हैं वो स्टीप नहीं है। ठीक है, अब वापस से जरा इधर अपने उसमें आओ, एनसीईआरटी में एक जगह लिखा है क्या, शील्ड वॉल्केनो, barring the basalt flow the shield volcanoes are the largest of all the volcanoes on the earth। उसको आप मार्क करके रखो। ठीक है, ये वाला क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, किसी आपके एमसीक्यू में आ सकती है। ठीक है, उसको आप क्या करो, मार्क। The Hawaiian volcanoes are the most famous examples. These volcanoes are mostly made up of basalt। ठीक है, तो अगर बेसाल्टिक इरप्शन है, अगर शील्ड वॉल्केनो में बेसाल्टिक इरप्शन है तो इसका इरप्शन क्या होगा, वायलेंट होगा या फिर साइलेंट, मतलब थोड़ा रिलेटिवली मीडियम टाइप का होगा, लेस वायलेंट होगा, है ना, लेस वायलेंट टाइप का इसका इरप्शन होगा। देखो, दीज वॉल्केनोज आर मेड अप ऑफ बेसाल्ट, अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड, है ना। अभी आपको बताया था बेसाल्ट क्या होता है, ज्यादा फ्लूइड होता है। ठीक है, मार्क करो। फॉर दिस रीजन दीज वॉल्केनोज आर नॉट स्टीप, पहली चीज, दे बिकम्स एक्सप्लोजिव इफ समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट, उसको भी मार्क करो। अदरवाइज दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो एक्सप्लोजिविटी, द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ द फाउंटेन एंड थ्रोज आउट द कोन एट द टॉप ऑफ द वेंट एंड डेवलप्स इनटू अ सिंडर कोन। ठीक है, तो अभी देखते हैं जरा, पहले ये चीज आपको समझ आ गई कि शील्ड वॉल्केनो जो होता है वो क्या होता है, स्टीप नहीं होता, साइलेंट नहीं, लेस वायलेंट है। ठीक है, लेस वायलेंट है क्योंकि उसमें से क्या है, बेसाल्ट निकल रहा है। ठीक है, ठीक बात है, उसमें से निकल रहा है बेसाल्ट, लेस वायलेंट है। विस्कस क्या है, विस्कस ज्यादा है कम है, कम विस्कस है, इसलिए ज्यादा फ्लूइड है, ज्यादा वो जो है दूर तक फ्लो कर पा रहा है। पानी जाने की वजह से एक्सप्लोजिव कैसे हो जाएगा, कहने का मतलब आप समझ आ रही है, समझ आ रही है। ये जो ये लाइन लिखी है, दे बिकम एक्सप्लोजिव इफ समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट, ये बात समझ आती है आपको, क्या क्या बताओ। कुछ और रिएक्शन किसका, पानी का लावा के साथ, नहीं वो नहीं, कुछ और बताओ। इस लाइन का आपको मतलब समझ आ रहा है, ऐसा क्यों होगा, अगर वाटर वेंट के अंदर घुस जाएगा तो एक्सप्लोजिव कैसे हो जाएगा। सोचो, फ्यूजन फिजन, अच्छा लिखो जरा, मैं बता सकता हूँ आपको भी, पर आप लिखो जरा, मुझे बताना कुछ आपको, तो देखते हैं आप ढूंढ के लाते हो कि नहीं लाते हो। ठीक है, ढूंढ के लाओगे, ठीक है ना, इसमें क्या है, छोटा सा काम है। ठीक है, नॉर्मल सा आंसर है इसका, मतलब इसका वो क्या है, जैसा बेसिक सा आंसर था ना वो वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसी ऊपर क्यों है ना, वैसा ही इसका आंसर है, छोटा सा दिमाग लगाने वाला। ठीक है, सेकेंड वाला जो टाइप ऑफ वॉल्केनो है वो आपका क्या है, कॉम्पोजिट वॉल्केनो। सेकेंड टाइप का वॉल्केनो क्या है, कॉम्पोजिट वॉल्केनो। अभी देखो यार, इसने मेरे ख्याल से इसमें ना आपके एनसीईआरटी में सिंडर कोन वॉल्केनो के बारे में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, इसी वाले में इसने लिख दिया है, द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन एंड थ्रोज आउट द कोन एट द टॉप ऑफ द वेंट एंड डेवलप्स इनटू अ सिंडर कोन। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपका शील्ड वॉल्केनो होता है उसी में से आपका क्या बन जाता है, सिंडर कोन वॉल्केनो। ठीक है, ऐसा ही लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि आपका जो शील्ड वॉल्केनो होता है उसी में से आपका क्या बन जाता है, सिंडर कोन वॉल्केनो।
वो देखो सिंडर कोन वॉल्केनो जो है वो देखो ऊपर से आपको उसका इरप्शन दिखा रहा है, वायलेंट हो गया एक टाइप से, है ना, ठीक है। नेक्स्ट जरा आप देखो, एक अपनी बुक में पढ़ो, लिखा है कॉम्पोजिट वॉल्केनो। पहले कॉम्पोजिट वॉल्केनो का यहाँ फोटो देखो। बाकी सबके हिसाब से जो कॉम्पोजिट वॉल्केनो है उसके अलग अलग के साइड वेंट बन गए हैं, साइड वेंट। याद करो एक दिन मैं आपको अलग अलग एक वॉल्केनो का नाम बता रहा था, माउंट क्राकातोवा, याद है, इंडोनेशिया में था माउंट क्राकातोवा। फिर मैंने बोला था कभी कभी क्या होता है वो मेन वेंट से ना निकल के साइड में चला जाता है, और उसका एक नए वॉल्केनो का नाम था अन्ना क्राकातोवा, चाइल्ड ऑफ क्राकातोवा, है ना। वो ऐसे ही टाइप का कॉम्पोजिट वॉल्केनो है, ठीक है। कभी कभी वो मेन वेंट से ना निकलते हुए साइड वेंट में से जो है इरप्ट कर जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू, इसी का पार्ट है लेकिन न्यू जगह से उसका इरप्शन हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे आप पढ़ो कॉम्पोजिट वॉल्केनो को। These volcanoes are characterized by the eruption of cooler and more viscous lavas than basalt, ठीक है, ठीक बात है। These volcanoes often result in explosive eruptions, ठीक है। एक्सप्लोसिव इरप्शन मतलब कौन से टाइप का है मैग्मा इसमें, एंडोसाइटिक, है ना। इसमें कौन से टाइप का मैग्मा है, एंडोसाइटिक मैग्मा, ठीक है। Along with lava, large quantities of pyroclastic material and ashes find their way on the ground. These material accumulates in the vicinity of the vent opening, leading to formation of layers, and this makes the mount appear as a composite volcano. अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड का यूज किया है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। क्या होता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल, क्या होते हैं, कभी आपने सुना है पायरोक्लास्टिक मटेरियल? चलो लिखो, बताना मुझे जरा क्या होता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल। आप देखो कभी भी अगर वॉल्केनो का इरप्शन होगा, इधर देखो, कभी भी अगर वॉल्केनो का इरप्शन होगा तो क्या वहां से सिर्फ ये मैग्मा ही बाहर आएगा, नहीं आएगा ना। तो क्या यहाँ पर क्या लिखा है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ गैसेस, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस लिखा है, वाटर वेपर लिखा है, एशिज लिखा है ना, एशिज है ना। तो वो कहने का मतलब क्या है कि जब आपका मैग्मा बाहर निकलेगा, गर्म चीज़ है ना, तो उसमें से धुआं भी निकलता है ना, अलग अलग टाइप की गैस भी होगी, ठीक है। सल्फर एक टाइप की गैस होती है जो कि वॉल्केनो के बीच में से निकलती है, और सल्फर जो है ना वो अर्थ की सरफेस पे बड़ा रेयर है, ठीक है। पिछली बारी मैंने आपको बताई थी ये बात, ठीक है। सल्फर क्या है, अर्थ की सरफेस पे बड़ा रेयर है, नहीं मिलता है कहीं पे, लेकिन वॉल्केनो का जब इरप्शन होता है वहाँ से जो गैसेज निकलती हैं उसमें से सल्फर भी बाहर आती है। सल्फर एक ही जगह पे मिलता है, मैंने वो भी बताया था, कहाँ, मैक्सिको में, है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको में आपका सल्फर मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए वो जो है इतना खास है। और लास्ट आपकी एक चीज लिखी हुई है, उस फोटो को छोड़ो, यहाँ पे देखो, लास्ट एक चीज लिखी है जिसका नाम क्या है, कैल्डेरा, लिखा है, उसको रीड करो। लिखा है, दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ्स वॉल्केनो, दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोसिव that when they erupt they tend to collapse on themselves rather than building any tall structure. The collapsed depressions are called calderas. These explosiveness indicates that the magma chamber supplying the lava is not only huge but is also in close vicinity, ठीक है। मतलब जहाँ से इरप्ट हो रहे हैं उसके नीचे ही जो है सरफेस के और पास में है इसका मैग्मा चेम्बर, और ये इतने वायलेंट है कि बाहर निकलते वक्त इनका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होके इसी में जो है, इसी के बीच में आ जाता है, ठीक है। अभी ये तो एक चीज होगी, ठीक है। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप अपनी कॉपी में लिखो कि अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव कौन सा टाइप है, तो आप क्या बोलोगे, कैल्डेरा, लिखा है, यहाँ लिखा है ना, मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ्स वॉल्केनो। अभी एक चीज होती है कैल्डेरा, दूसरी चीज होती है कैल्डेरा लेक, है ना। एक चीज होती है कैल्डेरा, दूसरी चीज होती है कैल्डेरा लेक। तो एक बार जरा इस कैल्डेरा लेक को देखते हैं क्या है, ये आपकी कैल्डेरा लेक। अभी क्योंकि इसमें एक चीज लिखी है कि दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्व्स, तो ऊपर का वेंट को बंद हो जाएगा, ठीक है, ऊपर का वेंट बंद हो जाएगा। अगर वो ऊपर से बंद हो गया तो एक जो डिप्रेशन बना है उसमें अगर पानी इकट्ठा हो रहा है, कोई लेक की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैल्डेरा लेक, उसको क्या बोलते हैं, कैल्डेरा लेक। तो ये फोटो आपने देखी, समझ आ गई, कैल्डेरा लेक समझ आ गई, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो,
ये आपकी फोटो थी किसकी? सिंडर कोन वॉल्केनो की, ठीक है। ये किसकी फोटो थी? सिंडर कोन वॉल्केनो की, ठीक है। ठीक है, ये नेक्स्ट चीज, इसी में से निकल के एक नेक्स्ट चीज बनती है जिसको क्या बोलते हैं? गीजर, ठीक है। क्या बोलते हैं? गीजर्स और स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग, दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? गीजर और हॉट स्प्रिंग। ये वाली जो फोटो है जिसमें पानी ऐसा वायलेंटली ऊपर की तरफ आ रहा है ना, काफी ज्यादा प्रेशर से पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, ये क्या कहलाता है? गीजर, है ना। तो गीजर क्या होता है एक्चुअल में? हॉट वाटर, लेकिन जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो, जो ऐसे आपको दिखे सरफेस के ऊपर आता हुआ, वो क्या होता है? गीजर, ठीक है। ऐसे ही होता है गीजर, ठीक है। अभी जरा एक फोटो देखो, ये आपको गीजर दिख रहा है, तो इसके साथ आपको एक चीज दिख रही है, ये दिख रहा है, ये क्या है? हॉट स्प्रिंग। ये क्या है? हॉट स्प्रिंग। इसका जो पानी बाहर आने का प्रेशर है वो गीजर की तरह नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग आपको पता है क्या होता है? चश्मा, चश्मे को स्प्रिंग बोलते हैं ना, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है? गर्म पानी है ना, तो धुआं निकल रहा है, देखो, ठीक है। पानी गर्म है, धुआं निकल रहा है, लेकिन स्प्रिंग की आपका जो गीजर है उसकी तरह इसका वायलेंट इरप्शन जैसा पानी जो है बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो कि ये हॉट स्प्रिंग हो या फिर आपका गीजर हो, तो एक चीज बता रही है आपको कि भाई जहां पर भी प्रेजेंट होंगे ना, उसके नीचे कहीं तो आपका जो है एक्टिव वॉल्केनिक जो रॉक्स होंगी ना, वो नीचे हैं, ठीक है। क्योंकि उसी की रजौरी में, हाँ हो सकता है, मतलब जो पता नहीं है, हाँ होगा, मुझे नहीं पता, पर होगा, ठीक है। तो आपके गांव में भी है? कहाँ पर? पुंछ में? क्या स्प्रिंग की गीजर? स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग हो सकता है, ठीक है। कहाँ पे? पुंछ में? अच्छा, गांव में, पुंछ में है ना गांव। तो कहने का मतलब क्या है, आपको एक चीज पता होगी जिसको क्या बोलते हैं? वाटर टेबल, है ना। क्या होता है? वाटर टेबल, मतलब पानी जो है वो आपके लिथोस्फीयर में किसी डेप्थ तक जहाँ पर आपको पानी मिलता है उसको आप क्या बोलते हो? वाटर टेबल। और उसके नीचे अगर आपको ये गर्म मैग्मा या कुछ भी ऐसा मोल्टन मटेरियल होगा, तो वो जो हीट सप्लाई कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपका पानी गर्म हो रहा होगा, है ना, उसी जगह पे सिर्फ आपको ये हॉट स्प्रिंग या फिर गीजर देखने को मिल सकता है। ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा, रैंडमली तो नहीं मिलेगा ना। रैंडमली आपको कहीं पर भी हॉट स्प्रिंग या फिर गीजर नहीं देखने को मिल सकता। ये जहाँ पर भी मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? नीचे कोई तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हीट सप्लाई हो रही है वाटर टेबल में पानी को, जिसकी वजह से पानी गर्म हो रहा है और वहाँ पर आपको हॉट स्प्रिंग या फिर गीजर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी अलग अलग टाइप की लोकेशन है, जैसे एक हिमाचल में एक लोकेशन है मणिकर्णिका में के पास, है ना। मणिकर्णिका में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको ये स्प्रिंग देखने को मिलता है। स्प्रिंग है ना, वहाँ पे गीजर नहीं है। खाना बना गुरुद्वारा है ना वहाँ पे, मणिकर्णिका वाला गुरुद्वारा। हाँ, वो तो हर स्प्रिंग में बोलते हैं ना, जैसे वो चश्मे शाही वाला है तो उसमें भी मतलब बेशक वो हॉट नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट तो यही है ना। ऐसा नहीं बोलते हैं चश्मे शाही में आप जाओ और उससे आप ये करो और वो करो, किसके लिए? फैट लूज करने के लिए। पानी में नहाओ तो फैट लूज हो जाता है। वो तो आप फिर घर पे भी गर्म पानी करके नहा लोगे तो फैट लूज हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या चीज? हाँ, ये तो मैंने सुनी हुई है जगह का नाम, ये जगह का नाम मैंने सुना है, ठीक है। आपको डिफरेंस समझ आ गया हॉट स्प्रिंग और गीजर के बीच में, ठीक है। और गीजर क्या है, वो तो किसी एक स्पेसिफिक जगह पर ही दिखेगा जहाँ पर इतना प्रेशर हो जाए कि वो पानी रप्चर करके आपके क्रस्ट को बाहर निकल जाए, ठीक है। तो गीजर जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क है ना, यूएसए का जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहाँ पर आपको गीजर देखने को मिलता है। फोटो देखनी है, अभी देखते हैं।
ये वाली फोटो देखो आप, क्या है, येलोस्टोन नेशनल ये क्या है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। और वहां पर आपको हाँ, ये है येलोस्टोन नेशनल पार्क और वहां पर आपको एक गीजर, अरे बस करो यार, ऐसे हंसोगे तो मुझे कैसे हंसी रुकेगी। क्या है, येलोस्टोन नेशनल पार्क और वहां पर क्या है, ये एक गीजर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो रहा है जिसका नाम है वोल्केनिज्म, ठीक है। यहीं पे एक मिलता जुलता टॉपिक था जो कि मैंने आपको लास्ट बारी जब पढ़ा था तो बताया था, क्या, जियोथर्मल एनर्जी, याद है क्या बताया था मैंने, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जरा फोटो से समझने की कोशिश करते हैं जियोथर्मल एनर्जी कैसे काम करती है। पहले आप ये वाली फोटो देखो, इसमें आप जरा देखो कि ये वॉल्केनो जो है, ये वाली फोटो देखो, क्या लिखा है, मोस्ट वॉल्केनोज, कंट्रीज विद द मोस्ट वॉल्केनोज, ठीक है। पहले नंबर पे आपकी यूनाइटेड स्टेट्स 173, दूसरे पे रशिया 166, तीसरे पे इंडोनेशिया। तो आप इसको मार्क कर लो, ठीक है। एटलीस्ट एक दो तो आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और इंडोनेशिया जो है आपकी इस लिस्ट में शामिल है, ठीक है। वाटर बॉडी पे कहाँ फॉर्म हो रहा है, गीजर तो कहीं पर भी निकल सकता है ना, सरफेस के नीचे कहीं से भी गीजर निकल सकता है। जैसे ये फोटो आपने देखी तो ये कहाँ, ये वाटर बॉडी थोड़ी थी, यहाँ पे कहाँ था वाटर बॉडी, है वाटर बॉडी यहाँ पे, वो नीचे देखो सारी जगह बर्फ पड़ी है और साइड में से बीच में से गीजर निकल गया है ना। गीजर क्योंकि उसके पास सरफेस नहीं है, तो जहाँ छोटी जगह से निकलेगा तो वायलेंटली निकलेगा ना, ऐसे गीजर की तरह, ठीक है। अगर सरफेस ज्यादा होती फिर तो फैल जाता ना, प्रेशर डिवाइड हो जाता, फिर तो आपको इतना प्रेशर से नहीं दिखता ना, ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं फ्यूमरोल्स, ठीक है। ये भी निकाल के रखा था मैंने, क्या है, फ्यूमरोल्स, लिख लो आप, फ्यूमरोल्स, FUMAROLES, फ्यूमरोल्स क्या है, फ्यूमरोल्स। अभी फ्यूमरोल्स जहां आपको देखने को मिल रहा है ना, वहां पे सिर्फ ऐसा धुआं निकलता है, ठीक है, वहां से कुछ नहीं होता। देखो जैसे इसमें बर्फ पड़ी है ऊपर पहाड़ में हर जगह और सिर्फ धुआं निकल रहा है। तो फ्यूमरोल्स अगर कहीं पे बन रहे हैं ना, तो कहने का ये मतलब होता है कि जो आपका एक्टिव वॉल्केनो था ना, अब वो डॉर्मेंट स्टेज में जाने वाला है। बस अगर आपको फ्यूमरोल्स दिख रहे हैं तो उससे ये पता चलता है कि एक्टिव वॉल्केनो जो है आपका, वो अब डॉर्मेंट स्टेज में एंटर करने वाला है। बस उसमें से धुआं निकलेगा और वो एकदम शांत हो जाएगा, ठीक है, ठीक बात है। तो यहाँ पर आपका खत्म होता है चैप्टर। नहीं, पहले आप ये वाला जियोथर्मल एनर्जी भी देखो, ठीक है। ये फोटो आपको क्या दिखा रही है, जियोथर्मल पावर प्लांट का वर्किंग। एक जगह लिखा है हॉट वाटर, एक जगह लिखा है कोल्ड वाटर, लिखा है, यहाँ लिखा है कूलिंग टावर और यहाँ पे लिखा है स्टीम। ये रेड कलर का है, ये ब्लू कलर का है, यहाँ जनरेटर है, यहाँ टरबाइन है, यहाँ पे है कूलिंग टावर, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी वहीं पर आपको काम में आ सकती है जहां पर आपको गर्म पानी मिल रहा है, ऐसा है ना, जहां पर आपको गर्म पानी मिल रहा है, स्प्रिंग है ना, वहां पर आप इस जियोथर्मल एनर्जी का क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन। तो एक जगह देखो जरा, वहां लिखा है पहली जगह फ्लैश टैंक और नीचे लिखा है हॉट वाटर। आप हॉट वाटर जहां पर आपको मिल रहा है सरफेस के नीचे, उसको आप क्या करोगे, बाहर निकालोगे। उस हॉट वाटर को से जो आप स्टीम होगी, हॉट वाटर में क्या होगी, स्टीम, उससे आप क्या करोगे, टरबाइन को रन करोगे, जनरेटर, उधर से बिजली पैदा होगी। अभी आप पानी निकालते जाओगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर दूसरी जगह से आपको पानी को ठंडा करना है कूलिंग टावर में से, और फिर वो ठंडे पानी को इंजेक्शन वेल के थ्रू पानी के सरफेस के नीचे वापस से डालना है, ताकि वो नेचुरल प्रोसेस से जो है गर्म होता रहे और आप यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी का मजा लेते रहो, ठीक है।
बात समझ आ गई? नॉर्मल सी वर्किंग है। कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है तो नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई टरबाइन को घुमाना है। अब टरबाइन किस चीज़ से घूम रही है बस उससे पता चलता है कि कौन से टाइप की वो एनर्जी है, ठीक है। अभी इधर टरबाइन जो है वो जियोथर्मल, ठीक है, उस तरीके से घूम रही है, ठीक है। तो इस एनर्जी का नाम क्या है? जियोथर्मल एनर्जी। देखो एक बार ही पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कह रहा है हॉट वाटर इज पम्प्ड from the underground and turned into steam in the flash tank. Steam turns the turbine. Turbine turns the generator which produces electricity. The electricity is exported to the grid. वो पीछे बनाया है ना वो टावर जैसा। फिर लिखा है कूलिंग टावर और साइड में लिखा है वाटर वेपर, ठीक है। तो ये क्या है आपका जियोथर्मल एनर्जी। अच्छा, जियोथर्मल एनर्जी के कुछ फायदे हो गए। फायदे क्या? जहां पर आपको गर्म पानी मिला वहां पर आपने उसकी बिजली बना दी, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए मतलब क्या हार्डशिप्स फेस करनी पड़ सकती हैं, तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? लोकेशन स्पेसिफिक है ना, पहली चीज क्या है? लोकेशन स्पेसिफिक। सेकंड, ट्रांसमिशन में खर्चा हो सकता है। और इंडिया में है जियोथर्मल एनर्जी। इंडिया में अगर आप नॉन कन्वेंशनल टाइप की एनर्जी की बात करो तो सबसे ज्यादा क्या है, किससे हम मतलब बिजली बनाते हैं? नॉन कन्वेंशनल। कोल कैसे नॉन कन्वेंशनल? बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो सबसे ज्यादा? सोलर से सबसे ज्यादा बनाते हो? हाइड्रो से बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। जितना नॉर्मल दिमाग चलता है भाई मेरे हिसाब से तो हाइड्रो से बनानी चाहिए, तभी इतने सारे डैम हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा किससे बनती होगी? हाइड्रो से। मतलब पहला नंबर तो गलत नहीं कर सकते भाई, फर्स्ट पे तो हाइड्रो ही होगा। अब दूसरे पे नॉन कन्वेंशनल में सोलर है या फिर विंड है, सोलर ही होगा, ठीक है। पहले पे अगर हाइड्रो है, दूसरे पे क्या होना चाहिए? सोलर, ठीक है। तीसरे पे विंड होना चाहिए। उसी हिसाब से आप गेस भी कर सकते हो वैसे, ठीक है। तो उस हिसाब से जियोथर्मल जो है वो तो विंड वगैरह से भी नीचे की तरफ कहीं पर होगी, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो रहा है जिसका नाम क्या है? वॉल्केनिज्म, ठीक है। जिसका नाम क्या था? वॉल्केनिज्म। यहां तक आप एक बार ही देखो, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? चलो फिर अर्थक्वेक भी देख लेते हैं ना, छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? अर्थक्वेक्स, ठीक है। तो वॉल्केनो के तो टाइप होते हैं, अर्थक्वेक का कोई टाइप वाइप नहीं होता है, ठीक है। अर्थक्वेक का क्या कोई टाइप वाइप नहीं है। टाइप इसमें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं भाई? डीप उसका फोकस पॉइंट था वो डीप था, शैलो था, ठीक है, या मीडियम था, उस हिसाब से आप क्या बता सकते हो कि अर्थ कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं अर्थक्वेक को, ठीक है, कि उसका जो एपिसेंटर था वो सरफेस के कितना पास था, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो अर्थक्वेक को डिफरेंशिएट। वापस से जरा हम देखते हैं प्लेट की बाउंड्री, ठीक है, प्लेट बाउंड्री। और प्लेट बाउंड्री पे अगर आपका इंटरेक्शन होगा कुछ भी थोड़ा सा भी, तो वहां पे वॉल्केनो का होना वो तो पक्की बात नहीं है, लेकिन अर्थक्वेक का आना वो तो पक्की बात है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, अंडरस्टूड है ये तो एकदम, ठीक है। तो नेक्स्ट फोटो देखते हैं। अगर आप इस वाली चीज को देखो तो याद करो ये कौन सा टाइप का फॉल्ट था? ट्रांसवर्स फॉल्ट था, जिसको क्या बोलते थे? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, जिसको क्या बोलते थे? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते थे,
इसी को बोलते थे ना स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते थे, जिसकी एग्जांपल क्या दी थी आपको, सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो आप देखो वो ऐसा आपस में एक दूसरे से फ्रिक्शन की वजह से जो उसमें नीचे जो एनर्जी है, जो फॉल्ट नीचे क्रिएट हुआ, लिखा है फॉल्ट, फोकस जहां लिखा है ना, जहां नीचे फोकस लिखा है ना, सेंटर ही सेंटर में एक जगह लिखा है फोकस, आप देखो दिख रहा है, वो नीचे लिखा है फोकस। जब प्लेट आपस में मूव कर रही है तो ड्यू टू फ्रिक्शन जो भी एनर्जी नीचे से जो स्टोर्ड एनर्जी थी, ठीक है, प्लेट जब मूव करेगी तो नीचे से जो एनर्जी रिलीज होगी जो कि आपको अर्थ की सरफेस पे दिखेगी, उसको आप क्या बोलते हो, अर्थक्वेक, मतलब वो वेव्स की फॉर्मेशन में आएगी तो आपको बोलते हो अर्थक्वेक वेव, ठीक है, एक टाइप से क्या है अर्थक्वेक की वेव्स, और उसकी वजह से आपका क्या आता है अर्थक्वेक, ठीक है, उसकी वजह से आपका क्या आता है अर्थक्वेक। नीचे आपको एक जगह दिख रही है जिसको क्या बोल रहे हैं फोकस, और फोकस के ही एकदम ऊपर आपका क्या होता है एपीसेंटर, फोकस के ऊपर क्या होता है आपका एपीसेंटर। एपीसेंटर अर्थक्वेक की वो वाली जगह होती है जहां पर आप बोलते हो कि उसकी इंटेंसिटी जो थी वो क्या थी मैक्सिमम, है ना, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होती है, जहां पर उसका एपीसेंटर होता है, ठीक है। हम ऐसा सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है 6 रिक्टर स्केल वाला जो है यहाँ पर क्या हो गया अर्थक्वेक आ गया, लेकिन उसका एपीसेंटर कहाँ होता है अफगानिस्तान में, ठीक है। तो अफगानिस्तान में अगर एपीसेंटर है और यहाँ पर अगर आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है तो सोचो वो जगह जो एपीसेंटर के एपीसेंटर ही होगा, ठीक है, वहां पर कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन आपको एक्चुअल में देखने को मिलेगी। जहां पर आपका एपीसेंटर है उसी के जस्ट नीचे वो एक्चुअल जगह जहां पर आपका ये अर्थक्वेक अकर हुआ है उसको क्या बोलते हैं फोकस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं फोकस। तो एक चीज होगी फोकस, दूसरी चीज होगी एपीसेंटर। साइड में एक चीज लिखी है जिसको बोल रहे हैं सेस्मिक वेव्स, वही वेव्स जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, सेस्मिक वेव्स। और साइड में लिखा है प्लेट का मूवमेंट, ठीक है, प्लेट जैसे मूव कर रही है उस हिसाब से नीचे आपको अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है। तो डिफरेंट टाइप के अर्थक्वेक हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, मतलब इसमें उतने ये लैंडफॉर्म क्रिएट नहीं करेगा ना, जैसे उसमें क्या वॉल्केनो ने क्या किया लैंडफॉर्म क्रिएट किया, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। अर्थक्वेक में क्या हो सकता है भाई, शैलो हो सकता है, मीडियम हो सकता है और डीप अर्थक्वेक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फोकस कि आपका फोकस कहाँ पर है। सेकंड क्या हो सकता है, ऐसा अर्थक्वेक हो सकता है जो कि क्या है ट्रांसवर्स फॉल्ट पे बन रहा है ना, जो कि कहाँ बन रहा है ट्रांसवर्स फॉल्ट पे बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ये ट्रांसवर्स फॉल्ट पे डेवलप होने वाला अर्थक्वेक है। एक हो सकता है जहां पर आपका कन्वर्जेंस हो रहा है ना, जहां पर आपको क्या हो रहा है कन्वर्जेंस, तो वहां पर आप देखोगे ओशन 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 कॉन्टिनेंट 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 सारी जगह पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, मिलेगा सारी जगह पे अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। अच्छा बताओ अगर डाइवर्जेंस हो रही है कहीं पर, डाइवर्जिंग लिम्ब है, ठीक है, वहां पे अर्थक्वेक देखने को मिलता है। अगर डाइवर्जिंग लिम्ब है या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है वहां पर आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलेगा, हर जगह अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, है ना, मैंने लिखवाया था ना आपको भाई, अगर डाइवर्जिंग है तो भी मिलेगा, क्यों डाइवर्ज हो रही है प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, तो नीचे से जो प्लेट जो की एनर्जी रिलीज हो रही है वो तो सरफेस पे आएगी ना, ट्रेमर तो फील होगा ना आपको, ट्रेमर तो फील होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। लिथोस्फेयर के नीचे वाली जो जगह होगी, लिथोस्फेयर में ही आपकी ओशनिक क्रस्ट भी है नहीं है, तो अगर डाइवर्ज करेंगे प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी, तो जैसे ही प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी तो जो ट्रेमर रिलीज होंगे वो सरफेस की तरफ आएंगे। तो डाइवर्जिंग बाउंड्री हो, कन्वर्जिंग बाउंड्री हो, ट्रांसवर्स बाउंड्री हो, हर जगह पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, मिलेगा। अर्थक्वेक में कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं होता है, मतलब इसमें कुछ ऐसा अलग कुछ वो नहीं है, कहाँ पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, फॉल्ट डेवलप हो रहा है, वो आपको मैंने पहले ही बताया था। और सबसे ज़्यादा मैसिव अर्थक्वेक आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस होता है ना। क्यों कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में क्यों ज़्यादा दिखने को मिलते हैं, क्या हो जाता है, प्लेट नीचे नहीं जाती, सबडक्ट नहीं होती, प्लेट क्या करती है एक फॉल्ट क्रिएट करती है बड़ा, ठीक है, ठीक है, उस फॉल्ट की वजह से जब प्लेट अगली बारी मूव करेगी तो वो सारी एनर्जी सरफेस पे निकालेगी, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बड़ा मैसिव अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप होते हैं अर्थक्वेक के। एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड, है ना, एक चीज़ होती है जिसको क्या बोलते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स, ठीक है। एक बारी फोटो निकाली है तो आप देख लो, ये आपको दिखा रहा है, जैसे क्या है जापान के जो आइलैंड है, ऊपर क्या लिखा है जापानीज आइलैंड विद वॉल्केनोज, लिखा है, क्या लिखा है जापानीज आइलैंड विद वॉल्केनो, ठीक
ठीक है, लिखा है कन्वर्जिंग प्लेट, एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्जिंग प्लेट। एक जगह लिखा है नीचे मेल्टिंग मैग्मा, और वहीं पर लिखा है आपका अर्थक्वेक का एपी सेंटर, है ना, वहीं पर लिखा है आपका अर्थक्वेक का एपी सेंटर, और एक जगह पे लिखा है ट्रेंच जहां पर आपका सबडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ऐसी जगह जहां पर आपको वॉल्केनिज्म देखने को मिल रहा है वहां पर आपको अर्थक्वेक भी देखने को मिल रहा है, जहां पर कहीं पर आपकी सबडक्शन हो रही है ना। सबडक्शन होगी तो भाई जो प्लेट पहले पूरी की पूरी थी वो गायब होगी, तो जो नीचे ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि प्लेट आई और ऐसे 1 मिनट में हो गया, ऐसे थोड़ी है, ये तो बहुत टाइम लेती है ना सबडक्ट करने में, धीरे धीरे करके जाएगी ना नीचे, तो धीरे धीरे करके एनर्जी रिलीज करती रहेगी। ठीक है, तो जिस टाइम ज्यादा चली जाएगी तो उस टाइम ज्यादा बड़ा आपको ट्रेमर रिलीज होगा, है ना। जैसे अर्थक्वेक भी आता है तो आप बोलते हो कि वापस से आएगा, है ना, एक सिंगल अर्थक्वेक कभी नहीं आता है। ठीक है, अर्थक्वेक सीरीज में आता है, पहले एक बारी थोड़ी सी प्लेट हिली, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हुई, एक रिक्टर स्केल पे आपने नाप लिया कि इतना अर्थक्वेक आया, फिर वो बाउंस बैक करता है धीरे धीरे करके, उसमें अलग अलग टाइप के छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं। ठीक है, कुछ दिन भी आ सकते हैं, कुछ हफ्तों तक भी आ सकते हैं, महीनों तक भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर वो वापस से किसी एक स्टेबल जगह पे रुक जाएगा, फिर कुछ सालों के बाद वापस से प्लेट हिलेगी, मूव करेगी, तो वापस से अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेगा। तो ये था जापानीज आइलैंड। अच्छा, ये भी खोल के रखा था मैंने, ये भी देख लो, यही आपका जापानीज आइलैंड है, और वहां पे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक जगह है आपका यूरेशियन प्लेट, क्या है, एक जगह है आपकी यूरेशियन प्लेट, एक जगह है आपकी पैसिफिक प्लेट, और एक जगह है क्या आपकी फिलीपींस प्लेट, और वो देखो आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही है। एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो देखो यूरेशियन प्लेट के नीचे लिखा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, पैसिफिक प्लेट के नीचे, फिलीपींस सी प्लेट के नीचे लिखा है ओशनिक क्रस्ट, तो वो नीचे उसकी सबडक्शन हो रही है, और फिर वहां पर भी पैसिफिक प्लेट है, तो ये क्या है, ये दोनों ओशनिक है ना, ये भी पैसिफिक फिलीपींस सी प्लेट और ये भी पैसिफिक प्लेट, तो दोनों क्या है, ओशनिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, वॉल्केनो भी देखने को मिलेगा और अर्थक्वेक भी, ये भी सेम ही चीज है, ऐसे ही कुछ बता रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, सब बता दिया। ठीक है, अब एक चीज है जो लास्ट चीज थी जो मैं आपको बोल रहा था, एक चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। और ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक के 2 टाइप हो सकते हैं। ठीक है, एक क्या हो सकता है, माइनिंग की वजह से, है ना, एक क्या होता था, माइनिंग की वजह से, और दूसरा क्या होता है, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ठीक है, सेस्मिसिटी, रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी। ठीक है, RIS। ठीक है, बुक में दिया होगा, आपके नोट्स में दिया होगा, आपके 2 चीजें होती हैं जैसे ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है, पहला क्या माइनिंग, दूसरा क्या रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी। ठीक है, तो माइनिंग की वजह से आप समझ सकते हो इतने बड़े बड़े जो हैं एक्सप्लोजिव की मदद से माइनिंग की जाती है, तो जैसे माइनिंग की जाएगी वहाँ पर जोर से प्लेट में क्या होगा, कंपन सी महसूस होगी, जिसकी वजह से आपको दिखेगा कि प्लेट हिल रही है, जिससे छोटे छोटे झटके अर्थक्वेक के आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे बाहर वो आपका रोड रोलर चल रहा है ना, तो भी धरती हिलती है, तो सोचो वो तो कुछ भी नहीं है ना, तो भी आपको अगर ट्रेमर मतलब कुछ तो शेकिंगनेस ऑफ द ग्राउंड देखने को मिल रही है, तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें है ना। ठीक है, और रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक वाला जो एक फिनोमिना है वो मैंने आपको बताया था, इंडिया में हुआ था, महाराष्ट्र में, और कोयना डैम उस जगह का नाम है। मैं दिखा देता हूँ, ये है जगह। ठीक है, कोयना डैम इन महाराष्ट्र, कोयना डैम इन महाराष्ट्र, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन महाराष्ट्र। ये सिंगल एग्जांपल है जहां पर आपको रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी देखने को मिली थी। ठीक है, आप समझ सकते हो इतना बड़ा लार्ज रिजर्वायर है जिसके अंदर आप पानी को जमा कर रहे हो, फिर पानी को निकाल रहे हो, फिर सेडिमेंट इकट्ठा हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर जो रॉक्स का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाती है। नॉर्मल रॉक्स जो होती है वहां पर क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। जैसे आप नॉर्मली रोड बनाने की चक्कर में, जैसे जम्मू उधमपुर का नेशनल हाईवे, तो आपने सारी पहाड़ियों को क्या किया है, काट दिया है ना, तो अब हल्की सी भी बारिश पड़ती है तो जो है पत्थर नीचे गिर जाते हैं ना। इसका मतलब क्या, रॉक का जो स्ट्रक्चर था ना, जो पहले जिसकी जैसे वो जुड़ी हुई थी, वो अब क्या हो गई है, वीक हो गई है ना। वैसे ही अगर आप इतना ज्यादा बड़ा डैम बना दो कहीं पे, डैम बनाने के लिए पहले आपने ये रिजर्वायर के लिए जगह बनाई होगी वहां पर, है ना, रिजर्वायर की जगह बनाई होगी, तो रिजर्वायर बनाने के लिए जो आपने तब पूरी खुदाई की उसकी, और ये रिजर्वायर बनाया, उसकी वजह से रॉक का जो स्ट्रक्चर था वो क्या होता है, वीक हो जाती है रॉक। फिर उसमें आप इतना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करते हो, तो वो सारा
वाटर का जो पानी का प्रेशर है वो नीचे रॉक्स के ऊपर लगता है, ठीक है, ठीक है। तो उस वजह से आपका क्या होता है, रॉक्स जो होती हैं वहाँ की क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और आपको एक अर्थक्वेक जैसा कोई सेस्मिसिटी, इसलिए उसका नाम ऐसा नहीं है, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक नहीं है, सेस्मिसिटी ही बोलते हैं उसको, मतलब कि वो अर्थक्वेक जितना बड़ा नहीं है, ट्रेमर जैसा कुछ आपको फील होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज होगी क्या, RAS, दूसरी चीज क्या होगी, माइनिंग की वजह से, और तीसरी चीज नॉर्मल अर्थक्वेक। अभी अर्थक्वेक के साथ जुड़ती हुई एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं सुनामी, वो हम आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। या छोड़ो अभी बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया ना, रिजर्वायर बनाने के लिए पहले जो आपने तोड़ फोड़ की ना, अभी नॉर्मली मैंने जब आपको ये चीज़ बताई कि माइनिंग करते वक्त आप एक्सप्लोजिव की वजह से जो आप करोगे तो वहाँ पर आपको ट्रेमर देखने को मिलेंगे। तो आपने जब इतना बड़ा डैम बनाया है, वो डैम बनाने के लिए जो आपने कंस्ट्रक्शन के लिए सारी चीज़ें यूज़ की, उसकी वजह से वहाँ की आगे पीछे की रॉक जो है वो क्या हो गई हैं, वीक हो गई हैं, ठीक है। जो उनका नेचुरल बैलेंस था वो बिगड़ गया है। अब इतना ज़्यादा पानी का जो स्टोरेज उस रिजर्वायर में हुआ है, फिर पानी को आप निकाल रहे हो, कभी भर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे सेडिमेंट भी इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उसकी वजह से जो है आपको सेस्मिसिटी वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, बात समझ आई। तो लास्ट चीज़ एक जो है इसी के साथ मिलती जुलती, वो मैं आपको भी बता देता हूँ, तो उसको आप एक बारी देख लो। है कोई फोटो? नहीं, फोटो कोई दिख ही नहीं रही। चलो ये देखो, देखो सुनामी एक्चुअल में क्या होता है, अगर अर्थक्वेक आपका ओशन में हो रहा है ना, अगर अर्थक्वेक आपका ओशन में हो रहा है तो वहां से जो फिनोमिना आपको देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सुनामी। तो सुनामी एक्चुअल में क्या है, जापानीज वर्ड है, ठीक है, सुनामी क्या है, जापानीज वर्ड है। और एक बारी आप एक चीज देखो, ये आपको फ्लो दिखा रहा है किसका, वेव्स का, क्या दिखा रहा है, वेव्स का फ्लो। अभी जो नॉर्मल सी एक चीज होती है जिसको हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे वेव ऐसे चलती है ना, और ये ऐसी, ये वाली चीज को क्या बोलते हैं हम, और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये एक ऐसी को क्या बोलते हैं, साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, इसको एम्पलीट्यूड है ये इसकी ऊंचाई को क्या बोलते हैं, इसको, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको, रुको, इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं बोलूं यहां से, अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ नहीं है, वेवलेंथ कौन सी वाली होती है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये क्या है, अच्छा ये वेवलेंथ है। अच्छा यहां से यहां तक ये क्या है, जो बीच में मैक्सिमम होता है वो एम्पलीट्यूड, यहां वाला मैक्सिमम, ये वाला यहां से यहां तक क्या होता है, अरे मैं पूछ रहा हूं, मुझे भी नहीं आता, भूल गया मुझे, पूछ रहा हूं आपसे, इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है, पूछ रहा हूं आपसे कि यहां से यहां तक वाला क्या होता था, एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली होती है, फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, अच्छा आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि ऐसा 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 और ऐसा ऐसा ऐसा, तो आप बोलोगे इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऐसा ही हुआ ना, ऐसा ही हुआ, अच्छा ठीक है, चलो आगे चलो फिर यहाँ देखो, कहने का मतलब क्या है कि अगर मानो कि यहाँ पर कोई जगह है जहाँ पर आपका क्या है, अर्थक्वेक आया है, ठीक है, तो नॉर्मली अगर वेव ऐसे ऐसे करके चल रही है ना, ऐसे करके चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, वेव की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, वेवलेंथ यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा है। अगर यहाँ पर आपका कहीं पे अर्थक्वेक आया है तो वो सारी एनर्जी की वजह से जो ट्रेमर हुए हैं, जिसकी वजह से आपका पानी हिलेगा, वो जब आपका पानी हिलेगा तो ऐसे तो नॉर्मली भी आप देखोगे तो वेव्स जो है आपकी ओशन में चलती रहती हैं, वेव्स जो ओशन में चलती रहती है, हाई टाइड होता है, लो टाइड होता है, तो वेव्स आपकी चलती रहती हैं। और अगर आपकी सुनामी आ रही है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर कहीं ओशन के सेंटर में आ रही है तो एकदम यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि सरफेस पे आई और यहाँ पे ऐसे पानी गीजर की तरह बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना,
ऐसा नहीं होगा ना, क्यों? हाँ नॉर्मल बताओ। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ नीचे अर्थक्वेक आया और यहाँ पे नीचे अगर इसका एपी सेंटर है, समझ रहे हो, ओशन के अंदर अगर उसका एपी सेंटर है तो सारे प्रेशर की वजह से यहाँ जोरदार ऐसे पूरा जो है गीजर की तरह पानी उछाल बाहर क्यों नहीं आ रहा? इधर क्यों नहीं आ रहा वो बताओ, वहां क्यों आया था वो नहीं? क्या? हाँ है ना, समझ रहे हो, पक्का समझ रहे हो? यहाँ पे बहुत सारा पानी है ना, उसका बायएंड फोर्स है ना, उसकी वजह से वो नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट लग रही है तो वो उतना इरप्शन से बाहर नहीं आ सकता ना। यहाँ पे तो इक्वली सारा प्रेशर की वजह से उसका प्रेशर क्या है, बैलेंस हो जाएगा पूरे ओपन सी के अंदर, है ना। तो यहाँ पे अगर कहीं पे ओशन के अंदर अगर आपका सुनामी के जो नीचे जहाँ से स्टार्ट हुई है, जिसके नीचे आपका अर्थक्वेक है, वहां तो आपको जो वेव है ना वो बहुत ऊंची नहीं दिखेगी, है ना, वहां पे तो आपको नॉर्मल वेव की तरह दिखेगी। इसका कहने का ये मतलब है जहां पर भी कहीं सुनामी आती है, अगर यहाँ पर कोई बंदा होगा उसको पता भी नहीं चलता है कि वहां पर सुनामी आई है, बस इतनी आपकी बुक में लिखा है, साइड में एक कॉलम होता है ना आपकी बुक के, वहां पर लिखा होगा, ठीक है, कि अगर सुनामी कहीं पर आती है ना और वो कोई बंदा ओपन सी के अंदर है तो उस बंदे को बिल्कुल पता नहीं चलता है कि नीचे सुनामी आई है, क्योंकि वहां पर जो है वेव्स जो होती हैं वो नॉर्मल तरीके से चल रही होती हैं। जैसे जैसे ये सारी वेव्स जो होती हैं वो लैंड की तरफ अप्रोच करती हैं, यहाँ पर आपका क्या स्टार्ट हो गया, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, तो जगह कम होती जा रही है पानी की, है ना, पानी की जगह कम होती जा रही है, तो ये वेव भी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना। अगर पहले ऐसे जा रही थी तो अब इसकी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी ना, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेव की इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी, हाइट ऊंची हो जाएगी ना, ऐसे ही होगा ना। देखो ना यहाँ पे हाइट कम थी, यहाँ पर देखो यहाँ तक चला गया है कि नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सुनामी वेव है तो उसकी हाइट ओपन सी के अंदर कम होती है, वेव लेंथ लंबी होती है, जबकि वही वेव जब आपकी लैंड की तरफ अप्रोच करती है तो उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम, ठीक है, वेवलेंथ कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है और एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब वो इतनी जोर से आपके शोर से टकराती है, इतनी जोर से आपके शोर से टकराती है और शोर पे रहने वाले लोगों वहां पर आपका डिस्ट्रक्शन होता है, आपको वो सारी चीजें देखने को मिलती है सुनामी की वजह से, ठीक है। ऐसी एक सुनामी जो आपको पता है इंडिया में आई थी, जिसका कहां पर आई थी वो, इंदिरा पॉइंट नहीं, आई कहां पर थी, इंडियन ओशन में आई थी किसी जगह, इंडियन ओशन में किसी जगह आई थी, कहाँ, उड़ीसा कौन कह रहा है भाई, उड़ीसा में कब आ गई सुनामी यार, अपनी 2004 वाली सुनामी थी ना जो इंडियन ओशन में आई थी, है ना, वो कहीं तो इंडोनेशिया के इस कोस्ट यहाँ पर कहीं आई थी, यहाँ पर कहीं, है ना, यहाँ पर इस साइड कहीं पर था, ठीक है। और वहां से चलते चलते आपकी जो सुनामी थी वो अपने यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे टकराई और उसके बाद जल्दी जल्दी इंडिया के कोस्ट के ऊपर आई और उससे क्या डिस्ट्रक्शन हुई वो सारी चीजें आपको पता है। तो सुनामी में बताने वाली कोई चीज नहीं है, बस इतनी सी चीज थी। अगर यहाँ से कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का MCQ बनता है तो वो यही चीज पूछ सकते हैं कि जो कोस्ट पे खड़ा बंदा है उसको सुनामी का ज्यादा इफेक्ट देखने को क्यों मिलता है और एक बंदा जो ओपन सी में है उसको कम क्यों मिलता है। उसका यही सिंपल सा रीजन है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड वाला, ठीक है, ठीक है, कि जैसे जैसे सुनामी वेव्स आपकी कोस्ट को अप्रोच करती हैं उसका वेवलेंथ डिक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। अब ये सुनामी से लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, फिर वो अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह वो बनाया जाएगा, वो आप घर पे जाके बुक में नहीं दिया है, आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लिया आपने, वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो देख लेना आप, इसके जहाँ पर पढ़ रहे हो उसके नीचे होमवर्क में लिख लो कि सुनामी से बचने का अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम मैं ही बता दूंगा। कहीं तो हैदराबाद में लगा रखा है, कहाँ लगा रखा है, मालदीव में लगा रखे, मेन लैंड इंडिया में भी कहीं लगा रखे हैं, ठीक है। पहले जब ये वाली सुनामी आई थी ना 2004 वाली, उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम जो थे उसके इन्होंने
लोकेशंस बढ़ा दिए, ठीक है। तो जैसे एक केरला में नया लगा हुआ है, शायद एक चेन्नई में लगा हुआ है, लेकिन उन सबके जो हेडक्वार्टर हैं वो शायद मेरे ख्याल से हैदराबाद में होता है, ठीक है। जो सारा डेटा आपको आ रहा है ना वो हैदराबाद में मिलता है, ठीक है। तो वही ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, सुनामी अलर्ट सिस्टम, सैटेलाइट डेटा ट्रांसमिटेड टू अलर्ट सेंटर सिटी। तो आप एक बार इसको घर पे जाके देख लेना, ठीक है। घर पे जाके आप एक बार चेक करना सुनामी वाले अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, देख लोगे। तो यहाँ पर आपका सुनामी खत्म होता है। और वैसे ही आप वो भी देख सकते हो, जैसे अर्थक्वेक हमने पढ़ लिया ना, तो अर्थक्वेक रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उसको भी आप यहीं पे देख सकते हो। वैसे तो डिजास्टर मैनेजमेंट जब पढ़ाएंगे शायद आपको वो सारी चीज़ें करवानी है, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत अभी पढ़ के रखो तो ठीक है। अर्थक्वेक रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्या हो सकते हैं, क्या करते हैं, लेस डेंस वाली चीज़ें, अच्छा मतलब कंक्रीट का कम इस्तेमाल करेंगे, कंक्रीट का कम इस्तेमाल करेंगे। और सबसे आसान, सबसे पहले आप क्या बोलते हो कि मैपिंग करेंगे सारी जगह की और लोगों को बता देंगे कि भाई आपका घर कौन से जोन में पड़ता है, ताकि आप उस हिसाब से जो है अपना कंस्ट्रक्शन करो, है ना। फिर कंक्रीट का आप कम इस्तेमाल करोगे। और पढ़ा होगा ना आपने, अरे सरकार भी तो ऐड देती थी ना, नेशनल टीवी पे पहले आती थी, अर्थक्वेक हो जाएगा तो ये करना चाहिए आपको, अवेयरनेस करवाएंगे। हाँ, और आपको ये पता है कि अर्थक्वेक में ज़्यादा डेथ जो होती है वो पैनिक की वजह से होती है ना, स्टैम्पीड हो जाता है, उसकी वजह से ज़्यादा होती है, बिल्डिंग से गिरने की वजह से कम होती है। तो आप पहले अवेयरनेस फैला दोगे कि अगर ऐसा होता है तो आती थी ना ऐड कि आप कॉर्नर में चले जाओ, कमरे के कॉर्नर में चले जाओ। लड़की एक छोटी सी होती थी, वो दौड़ दौड़ के आगे टेबल के नीचे छुप जाती थी, है ना, वो वाली ऐड। तो मतलब वो वाली सारी चीज़ें करो, अवेयरनेस फैलाओ कि यार इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। और इवैक्यूएशन, ठीक है, आप टीम्स को रेडी करके रख सकते हो। ये एनडीआरएफ वगैरह जो है वो एकदम रेडी रहें। एनडीआरएफ क्या होती है, सेंटर की होती है ना। वैसे ही आप बोल सकते हो कि यार एक स्टेट भी अपनी खुद की एक डिजास्टर मैनेजमेंट वाली जो है फोर्स जो है उसको बनाए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, डिजास्टर हो गया किसी स्टेट में, फिर एनडीआरएफ वो तो उठ के वहाँ से वहाँ तक जाएगी, तब तक बहुत टाइम हो गया होता है, ठीक है। तो स्टेट की अपनी एक फोर्स होगी तो वो जल्दी से सारा इवैक्यूएशन का काम कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या खत्म हो गया, वॉल्केनिज्म भी खत्म हो गया, अर्थक्वेक भी खत्म हो गया, सुनामी भी खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो कुछ और स्टार्ट करें, ठीक है, चलो ओके।